बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही थी उनमें हम पहुंच आए हैं सेक्शन 205A, रिडक्शन इन डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, कॉन्सिक्वेंशियल और रिडक्शन इन टैक्स पेनल्टीज़ पे। हम डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पढ़ रहे थे कि अगर किसी ने पेनल्टी और दूसरा टैक्स जो पेएबल है वो ऑन टाइम नहीं पे किया, जब वो ड्यू हुआ और जिस दिन पेड हुआ उसमें काइपर प्लस 3% या 12% से डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पड़ेगा। ये हमने सेक्शन 205 में पढ़ा था। लेकिन अगर उसमें कमी कैसे हो सकती है कि किसी कोर्ट ने या किसी भी ऑर्डर के तहत रिडक्शन हो गई है प्रिंसिपल अमाउंट में या पेनल्टीज़ में, तो उस रिडक्शन की वजह से डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी रिड्यूस हो जाएगा। Where in consequence of any order made under the ordinance, the amount of tax penalty in respect of which default surcharge is chargeable, कि वो टैक्स और पेनल्टी जिस पे डिफ़ॉल्ट सरचार्ज कैलकुलेट हुआ था अंडर सेक्शन 205 इज रिड्यूस्ड, तो वो टैक्स और पेनल्टी अगर रिड्यूस होती है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज इफ़ एनी लेविड अंडर द ऑफरसेड मेंशन शैल बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंगली, तो वो भी अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ तक मोस्टली टैक्स पेयर के रिलेटेड थी चीज़ें जो हमने ऑलमोस्ट पढ़ रही। अब एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ सर्कुलर्स हैं, तो उनको हमने किस तरह से अथॉरिटीज़ के बारे में बताया गया है, तो वो अब हम पढ़ते हैं। हमारे पास आ गया है चैप्टर 13 सर्कुलर्स। सर्कुलर्स क्या होते हैं आपने अक्सर सुना होगा जी कि नया सर्कुलर आया है, बोर्ड का सर्कुलर आया है, तो वो आता है सेक्शन 206 के तहत। तो सर्कुलर्स क्या होते हैं? टू अचीव कंसिस्टेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड प्रोवाइड द गाइडेंस to the taxpayer and the officers of the board may issue a circular setting out the board's interpretation of this ordinance, कि इस ऑर्डिनेंस की इंटरप्रिटेशन करने के लिए बोर्ड कुछ सर्कुलर इशू करता है जो कि गाइडेंस होती है एफबीआर के ऑफिसर्स के लिए और टैक्स पेयर्स के लिए, तो वो सर्कुलर इशू किए जाते हैं। इसका सब सेक्शन 2 है, सर्कुलर इशू बाय द बोर्ड शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ and other persons implied in the execution of the ordinance under the control of the said board other than the commissioner inland revenue appeal। तो जितने भी ये सर्कुलर्स होंगे ये तमाम टैक्स अथॉरिटीज़ या इसके तहत ऑर्डिनेंस को चलाने के लिए जो जो लोग अपॉइंट किए गए हैं वो बाइंड हैं कि वो इन सर्कुलर्स के बाइट बाई करें सिवाय कमिश्नर अपील के। और सर्कुलर शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द टैक्स पेयर, तो टैक्स पेयर पे उनकी कोई बाइंडिंग नहीं है सर्कुलर्स की। बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए और लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए इशू किए जाते हैं। सेक्शन 206A है एडवांस रूलिंग्स। एडवांस रूलिंग क्या होती है? द बोर्ड में on the application of in writing by the non-resident taxpayer issue a taxpayer an advance ruling setting out the commissioner's position regarding the application of this ordinance to transaction proposed or entered into the into by the taxpayer, के अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सपेयर ने कोई ट्रांजैक्शन प्रपोज की है तो वो फिर एडवांस रूलिंग की जाती है कमिश्नर की पोजीशन सेटल करने के लिए, उसको कहते हैं एडवांस रूलिंग। सब सेक्शन 2 है इसका, वेयर द टैक्सपेयर हैज़ मेड अ फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द नेचर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन रेलेवेंट टू द रूलिंग्स एंड ट्रांजैक्शन हैज़ proceeded in all material respects described in the taxpayer application for the ruling. The ruling is binding on the commissioner with respect to the applications and transaction of the law and stood at the time of the ruling was issued, कि जब उसकी एप्लीकेशन के साथ टैक्स पेयर के एप्लीकेशन के साथ तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, हर चीज़ कंप्लीट है, तो कमिश्नर बाइंड है उस रूलिंग का और उस पर बाइंडिंग है कि वो अकॉर्डिंगली उस ट्रांजैक्शन को करे और जिस दिन से वो रूलिंग इशू हुई है उस दिन के बाद से। वेयर देर इज़ एनी इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द सर्कुलर एंड एडवांस रूलिंग प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू इन टर्म ऑफ एडवांस रूलिंग। हाँ, अगर कोई सर्कुलर और उसकी ये दरमियान अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है कि वो मैचिंग नहीं होती, सर्कुलर कुछ और कह रहा है, एडवांस रूलिंग कुछ और कह रही है, तो फिर एडवांस रूलिंग जो है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जी, चैप्टर आ गया हमारा, चैप्टर है 11, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है।
एडमिनिस्ट्रेशन पहले था 8 के बाद पहले 10, अब 11 चैप्टर के बारे में इधर बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो उसका पार्ट 1 जो है वो जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। तो ये है टॉपिक है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ मुझे याद है कि जब मैं ICMA कर रहा था, स्टूडेंट था, तो उस वक्त हमें ये टॉपिक आया था कि इनके बारे में लिखें। और ये ICMA के पेपर में भी है क्वेश्चन आता है, CA के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आता है, और जो फाइनेंस के टैक्सेशन पढ़ रहे हैं ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो इसलिए उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो वकला हज़रात हैं और कंसल्टेंट नए ट्रेनिंग कर रहे हैं, नए बन रहे हैं, उनके लिए भी, क्योंकि इन चीज़ों में ये हायरार्की होती है जिसके तहत अथॉरिटीज़ के पास जाया जाता है और किस अथॉरिटी के पास क्या चार्जेस होते हैं, ये भी कोशिश करूँगा मैं आपको एक्सप्लेन करने की। तो इनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑफिसर्स तो खुद अथॉरिटी में हैं, उनको तो इसकी शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए और जो नए लोग कंसल्टेंट बन रहे हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, देयर शैल बी अ फॉलोइंग इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड रूल मेड देयर अंडर नेमली। तो इसकी हायरार्की जिसको हम कहते हैं वो, और अथॉरिटीज़ जो है वो, सबसे पहले क्लास ए है बोर्ड। बोर्ड मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो सबसे ऊपर है, और वो ऑल द नीचे वाली अथॉरिटीज़ जो है उसके बाइंड है कि जो भी FBR के ऑर्डर आएंगे, सर्कुलर आएगा, लेटर आएगा, वो सारे पाबंद हैं नीचे वाले उसको करने के। तो इसलिए जो बोर्ड मेन अथॉरिटी है। क्लास बी है चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू बेसिकली ऑफिसर होता है, इंचार्ज होता है किसी भी टैक्स ऑफिस का, जैसे कि रीजनल टैक्स ऑफिस है, या CTO कारपोरेट टैक्स ऑफिस है, LTO लार्ज टैक्स ऑफिस है। ये सारे जितने भी ऑफिस हैं उनमें जो सबसे मेन जो इंचार्ज जो पूरे को हेड कर रहा होता है वो होता है चीफ कमिश्नर। और उसके बाद जो है नीचे वाली सारी अथॉरिटीज़ जो हैं उनको कंट्रोल करना, उसके कलेक्शन पूरी करना, इन्फोर्समेंट करना अपने उस रीजनल टैक्स ऑफिस की या CTO की या LTO की, वो चीफ कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन करना सारी चीफ कमिश्नर का काम होता है। उसके बाद आते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। तो आगे आपने जैसे सुना भी है कि जुरिस्डिक्शन वाइज जोन्स बने होते हैं सब में, जैसे कि RTO में भी हैं, CTO में भी LTO में भी जोन्स जो हैं। तो एक जोन को एक कमिश्नर हेड कर रहा होता है। जैसे कि हमने पिछला सारा लॉ पढ़ा, आपने देखा कि जो कमिश्नर होता है वो ही इम्पावर्ड होता है हर काम करने का, उसी के ऑर्डर से ऑडिट होता है, वही इन्फोर्समेंट करता है, वही एग्जाम्पशन देता है, सारी इजाज़तें उससे होती हैं। तो वो जो मेन फंक्शनरी होता है वो आगे कमिश्नर होता है, ला सारा कमिश्नर के होता है, और वो नीचे अपनी पावर्स डेडिकेट करते हैं बाज़ औक़ात एडिशनल कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर्स को। वो फिर इन पावर्स के ज़रिए आगे रूल ऑफ बिज़नेस चलाते हैं। इसी तरह है कमिश्नर अपील, जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स हैं, जब आप अग्रीव्ड होते हैं किसी भी डिप्टी कमिश्नर के, असिस्टेंट कमिश्नर के या एडिशनल कमिश्नर के आर्डर के ख़िलाफ़, तो आप जाके अपील करते हैं। तो पहला जो अपील का फोरम है वो है कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील जो होता है इसकी जुरिस्डिक्शन इसी तरह बनाई जाती है कि अगर किसी एरिया में एक ही है तो वो LTO, CTO और RTO सबके केसेस सुनते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा कमिश्नर ऑफ अपील हैं तो कुछ फिर LTO के सुनते हैं, कुछ RTOs के सुनते हैं। तो इस तरह इनकी बाइफर्केशन की जाती है। एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, तो जब एक जोन होता है, जोन को आगे रेंजेस में डिवाइड कर दिया जाता है कि उसमें 1 2 3 4 रेंजेस होती हैं। तो एक रेंज को जो हेड कर रहा होता है वो एडिशनल कमिश्नर होता है। तो एडिशनल कमिश्नर जो होता है वो अपनी रेंज में जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं, जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और जितने भी उसमें दूसरा स्टाफ है, ऑडिट ऑफिसर्स हैं, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, या फिर वो बाकी जो स्टाफ है, उन सब को जो है वो कंट्रोलिंग एक रेंज की जो है एडिशनल कमिश्नर के पास होती है। तो उसके बाद आते हैं डिप्टी कमिश्नर और फिर असिस्टेंट कमिश्नर। बेसिकली जो वर्किंग के हवाले से डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर का काम आलमोस्ट सेम होता है। जब CSS करने के बाद ऑफिसर जाके ज्वाइन करता है तो वो एज ए असिस्टेंट कमिश्नर ज्वाइन करता है, और आफ्टर 3 और 5 ईयर उसकी प्रमोशन होकर वो
डिप्टी कमिश्नर बन जाता है। तो काम ऑलमोस्ट सेम रहता है कि एक यूनिट का इंचार्ज होता है, यूनिट में उसमें ऑडिट हो, इन्फोर्समेंट हो, जो भी काम हो वो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के लिए होता है, वही उसको सारा करते हैं और वो आगे फिर रेंज के एडिशनल कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। और अपने यूनिट का जितना भी सिस्टम होता है और यूनिट के अंदर जितना भी स्टाफ होता है वो सारा संभालना और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करना ये असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है। और एक ये नई क्लास ऐड हुई थी स्पेशल ऑडिट पैनल के। अगर एक ऑडिट पैनल जैसे कि मैंने पीछे जिक्र भी किया था उसका कि जिसमें बाहर से कुछ एक्सपर्ट्स लिए जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और कुछ डिपार्टमेंट के लोग और कुछ और भी एक्सपर्ट उस इंडस्ट्री के लिए जाए और उसका एक ऑडिट पैनल बनाया जाए, तो वो भी अथॉरिटी उसकी जो हायरार्की में बन जाती है। इसी तरह इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स भी जो इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर IRO बनते हैं, वो भी बेसिकली होते हैं कि जो बाज़-औक़ात यूनिट के इंचार्ज भी होते हैं और बाज़-औक़ात वो जो है उसमें रिपोर्ट कर रहे होते हैं ऑफिसर्स को। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू होता है जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो एक ऑफिस होता है DTO, डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर, उसको वो कंट्रोल कर रहा होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट है जो ये ऑडिट ऑफिसर जो हैं जो ऑडिट करते हैं बेसिकली वो होते हैं। सुपरडेंट इनलैंड रेवेन्यू जो सुपरडेंट है ये भी ऑडिट और इन्फोर्समेंट कर रहे होते हैं। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू इनका ज़्यादा काम इन्फोर्समेंट का होता है और ऑडिटर इनलैंड रेवेन्यू जो होते हैं ये ऑडिट का काम होता है इनका, ये ऑडिट कर रहे होते हैं। एंड ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 222 तो अभी जो लॉ आया है कि जिसमें न्यू ऑडिटर अपॉइंट किए गए हैं जो कि सारे ऑडिट करेंगे। FBR को अथॉरिटी है कि वो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और ACCAs लड़के अपॉइंट करें। तो वो FBR ने अपॉइंट किए हैं और अब वो भी ट्रेनिंग उनकी हो गई है तो वो भी ऑडिट करेंगे। सबसेक्शन 2 है इसका, द बोर्ड शैल एग्जामिन, सुपरवाइज एंड ओवरसीज द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो इसके जो टोटल बोर्ड है वो अब जैसे कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था तो ये आगे ला भी कर रहा है कि बोर्ड जो है वो सारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन करता है। इनकम टैक्स अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 एक्सेप्ट इन क्लास A शैल बी द सबऑर्डिनेट ऑफ द बोर्ड। तो बाकी जो है A क्लास क्योंकि बोर्ड ही है और बाकी सारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो बोर्ड के सबऑर्डिनेट होती हैं। सेक्शन 3A है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर और बाकी सारा स्टाफ है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का को रिपोर्ट कर रहा होता है और चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के सारे सबऑर्डिनेट होंगे। इसी तरह जो एडिशनल कमिश्नर से लेके बाकी नीचे वाला सारा स्टाफ है जोन का वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को रिपोर्ट कर रहा होगा और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के सबऑर्डिनेट होगा। इसी तरह एक रेंज में जो है एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू में सारे जो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और बाकी जो लोग हैं जितना भी स्टाफ है सारा जो हमने हायरार्की में पढ़ा वो एक रेंज का एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को रिपोर्ट कर रहा होगा, ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब एन ऑफिसर वेस्टेड विद द पावर ऑफ द फंक्शन ऑफ द कमिश्नर शैल बी सबऑर्डिनेट टू द चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। जो भी कमिश्नर की पावर यूज़ कर रहा है या जिसको भी दी है वो चीफ कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहा होगा। सेक्शन 208 अपॉइंटमेंट ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की अपॉइंटमेंट कैसे होती है ये मैं अक्सर जब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स में भी लेक्चर देता हूँ तो मैं उसमें ये कैरियर प्लानिंग के रिलेटेड जो लेक्चर हैं उसमें ये मैं स्टूडेंट्स को बता रहा होता हूँ कि अगर आप CSS करेंगे, CSS करने के बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हो जाएंगे और प्रमोट होते चीफ कमिश्नर और मेंबर बोर्ड तक चले जाएंगे। और अगर आप उसके बाद दूसरी लेयर जो है जिसमें इंस्पेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं वो भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत है और 16 स्केल में होते हैं। फिर उसके नीचे असिस्टेंट और अकाउंटेंट्स हैं जो 14 स्केल में होते हैं और फिर UDC, LDC। तो इसी तरह लेयर्स हैं जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, मुख्तलिफ दौर में FBR में सिलेक्शन होती रहती है।
तो वो कैरियर प्लानिंग के हवाले से भी स्टूडेंट्स को मैं मोस्टली ये लेक्चर्स देता हूँ। तो आप भी जो सुन रहे हैं उसमें कैरियर प्लानिंग के हवाले से भी आपको ये कर सकते हैं कि अगर आप किस स्टेज में हैं, किस लेवल का आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी इसके रिगार्डिंग कैरियर प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेक्शन 208 की अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को अपॉइंट कैसे किया जाता है। द बोर्ड में अपॉइंट एज मैनी चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एंड कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, एसीज, डीसीज, बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट है, सुपरडेंट है, इंस्पेक्टर है, ऑडिटर है, इनलैंड रेवेन्यू एंड अदर एग्जेक्टिव्स एंड मिनिस्ट्रियल ऑफिस एंड स्टाफ एज मे नेसेसरी। तो जितना ज़रूरी होगा उतना बोर्ड अपॉइंट करेगा, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपनी तैयारी करके रखें, जब कभी भी एग्ज़ाम आए तो उसके लिए एप्लीकेशन दें और उसमें अपॉइंट हों। इसी तरह सब सेक्शन 2 है, सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन एज मे बी इशूड the board any income tax authority may appoint any income tax authority subordinate to it in such other executives and ministerial officer and staff may be necessary। या फिर बोर्ड की डायरेक्शन पे जो है वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जो है वो अपॉइंट कर लेती है, जैसे कि चीफ कमिश्नर जो हैं वो ग्रेड 14 तक उनको इजाज़त होती है कि वो स्टाफ जितना रिक्वायर्ड है वो अपॉइंट कर लें। इसके बाद ऑल अपॉइंटमेंट्स अदर दैन द वैल्यूर, यानी कि जो अपॉइंटमेंट होती है अदर दैन किन से, वैल्यूर्स, ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो वैल्यू लगाने के लिए किसी चीज़ की किए जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक्सपर्ट मेड अंडर दिस सर्टिफिकेट शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पर्सन ऑफ द पब्लिक सर्विस एंड द पोस्ट। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है गवर्नमेंट की रूलिंग्स के मुताबिक ये सारी अपॉइंटमेंट की जाती हैं, सिवाय किसके, वैल्यूज़ के और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, या कोई और एक्सपर्ट्स जो है अपॉइंट किए जाएँ तो उसमें रूलिंग्स का नहीं, उसमें ज़रूरत के मुताबिक अपॉइंट किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें सेक्शन 209 की, तो इसमें है जुरिस्डिक्शन ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की जुरिस्डिक्शन क्या है, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द चीफ कमिश्नर, द कमिश्नर एंड द कमिश्नर अपील शेल परफॉर्म all the such functions and exercise all of such powers under this ordinance as may be assigned to them in respect of such person and a class of person as the area of the board may direct। तो बोर्ड एक जुरिस्डिक्शन बनाता है इसकी तमाम चीफ कमिश्नर की, जैसे कि मैंने बताया कि एक रीजनल टैक्स ऑफिस है उसकी जुरिस्डिक्शन होगी, उसमें सिर्फ चीफ कमिश्नर आरटीओ काम करेगा। एलटीओ है, लार्ज टैक्स ऑफिस है, उसकी एक जुरिस्डिक्शन होगी कि कौन कौन से यूनिट उसमें आने हैं, तो चीफ कमिश्नर एलटीयू उसको सिर्फ पावर करेगा। और सीटीओ इसी तरह कारपोरेट टैक्स ऑफिस है उसकी भी जुरिस्डिक्शन होगी, जो बोर्ड की डायरेक्शंस के मुताबिक कमिश्नर और बाकी सारे लोग इसको करेंगे। इसी तरह प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड एंड द चीफ कमिश्नर एज द केस में बी में ट्रांसफर जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ केस ऑफ पर्सन फ्रॉम वन कमिश्नर टू अनदर। तो इसी तरह चीफ कमिश्नर जो है जुरिस्डिक्शन एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकता है। द बोर्ड द चीफ कमिश्नर में बाई एन ऑर्डर कन्फर्म अपॉन assign any officer of inland revenue and all the power function and conferred upon assign the commissioner under the ordinance in respect of any person or the person and class of person area and may specify the order। इसी तरह किसी भी ऑफिसर को किसी दूसरे ऑफिसर को कुछ एरिया और जुरिस्डिक्शन या कमिश्नर को दी जा सकती हैं। इसी तरह प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में आल्सो कंफर्म अपॉन असाइनिंग एनी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ऑफर सेट पावर्स एंड फंक्शंस थ्रू द ऑटोमेटेड केस सिलेक्शन सिस्टम। इसी तरह बोर्ड जो है वो किसी भी जो इसमें ऑफिसर को वो पावर दे सकते हैं कि वो जो है केस सिलेक्शन सिस्टम के तहत उसमें हेल्प करे। एक और प्रोवाइजर फर्दर दैट द बोर्ड में आल्सो make rule confronted or assign such powers and functions through the automated case selection system। तो बोर्ड जो है उसके ऑटोमेशन भी उसकी कर सकता है और असाइन भी कर सकता है। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन ऑटोमेटेड केस सिलेक्शन सिस्टम मीन्स द एल्गोरिथम ऑफ द रैंडमाइजेशन एलोकेशन ऑफ द केस यूजिंग द सूटेबल टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के साथ साथ इसके जो है प्रोसेस उसका कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये इसमें अथॉरिटीज़ के रिलेटेड ही चीज़ें बाकी बताई गई हैं
कि क्या क्या कहाँ कहाँ जो है जुरिस्डिक्शन है और कौन जुरिस्डिक्शन किस तरह से डिसाइड करेगा, चीफ कमिश्नर अपने, कमिश्नर अपने और एडिशनल कमिश्नर अपने जो है इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह ये सेक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि ये हमारा लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है तो आज हम सेक्शन 209 तक इसको रखते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और दूसरों के समझाने के लिए आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो जहाँ रहिए खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।